हेलो एवरीवन, क्लास 11th बच्चों ट्रांसफर ऑफ हीट चैप्टर चल रहा है हमारा और हम इसमें बेसिकली मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, थर्मल फिजिक्स से। और इसमें हम मोड्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एक मोड पढ़ा हमने, कंडक्शन मोड, जिसमें क्या था कि हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, बट विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और इसमें हमने हीट, करंट, कंडक्टिविटी, वो सब न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये हमारा। अब सेकंड जो टाइप है ना बच्चों इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट की, उसको हमने देखना है, जो कि है क्या, कन्वेक्शन। ये कंडक्शन था, अब आएगा कन्वेक्शन। तो क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में हीट फ्लो होती है बच्चों, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये तो सर कुछ नया नहीं बताया, ये तो उसमें भी हो रहा था। यस, यही होता है, बट यहाँ क्या होगा, नया ये है कि यहाँ बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मेटल पार्टिकल्स जो हीट फ्लो होती है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीट पार्टिकल्स। तो यहाँ क्या होता है, मेटेरियल पार्टिकल्स, सॉरी हीट पार्टिकल्स कह रहा हूं मैं, यहाँ मेटेरियल पार्टिकल्स, जिस मीडियम में से वो जा रही है उस मेटेरियल के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या था, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता था। फॉर एग्जांपल जितने भी फ्लूइड्स होते हैं बच्चों, ऑल फ्लूइड्स, अब फ्लूइड समझ गए ना, लिक्विड जो फ्लो कर सके, एयर, ऑल फ्लूइड्स आर हीटेड बाय दिस मेथड, ठीक है। इसी मेथड से सभी जो फ्लूइड है वो हीट होते हैं। तो एग्जांपल देखिए भाई, मैं यहां ये कहता हूं कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ना हमने लिक्विड कंटेन कर रखा है, वाटर ले रखा है, मान लीजिए इस कंटेनर में हमने वाटर ले रखा है और नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। तो होता क्या एक्चुअल में, देखिए, चलो अभी मैं और एक सिंपल एग्जांपल ले लूं बच्चों। हम जनरली इलेक्ट्रिक रोड यूज करते हैं अपने घरों के अंदर ना, पानी को गर्म करने के लिए। अच्छा, क्या होगा कि अगर मान लो मैं उस इलेक्ट्रिक रोड को ऊपर यहां उसको, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक रोड के अंदर, आपने देखा है यह एक मेटल है, इसमें से करंट पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, हीट में। अब हम जनरली देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक रोड होती है वो इस तरह से हम उसको किसी बकेट के अंदर, उस बाल्टी के अंदर जब हम डिप करते हैं तो वो रोड नीचे तक जाती है बच्चों। क्या होगा कि अगर हम उसको ऊपर ही, जैसे मान लीजिए बड़ा कोई हमारे पास टैंक है और उसमें पूरा डिप नहीं हो पा रही वो रोड, तो वो रोड अगर ऊपर ही रह जाती है, ऊपर ऊपर के सरफेस पे रह जाती है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक रोड है, ये वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे रह रही है। तो क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि यहां तो वाटर जल्दी से गर्म हो गया है, बट क्या नीचे का भी पानी गर्म मिलेगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं, नीचे का पानी ठंडा ही रहेगा। क्या हुआ बच्चों, देखिए कि जब यहां पार्टिकल को हीट मिली, वाटर के पार्टिकल को जब क्या मिलती है, हीट मिलती है, तो वाटर के पार्टिकल का वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है। अब यहां वाले पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे जाएगा ही नहीं, ऊपर ही रह जाएगा, फ्लोट ही करेगा। तो क्या होगा जनरली कि यहां ऊपर ऊपर का पानी तो गर्म हो जाएगा, बट नीचे का पानी ठंडा होगा, ठीक है। तो यहां इसलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक रोड है वो इस तरह से हम उसको सेट करते हैं, किसी पानी की बाल्टी में भी जब डालते हैं तो वो नीचे तक इंसर्ट होती है, ठीक है। इस तरह से नीचे तक इंसर्ट होती है, फिर उसमें क्लिप होती है, यहाँ उसको हुक कर देते हैं, हैंग कर देते हैं उसको। अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पार्टिकल को हीट मिल रही है, यहाँ जो नीचे बॉटम पे पार्टिकल्स है, ठीक है,
ये पार्टिकल हीट लेके वॉल्यूम बढ़ रहा है, इनका डेंसिटी कम हो रही है, तो ये कहाँ राइज हो रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो यहां ऊपर की तरफ हॉट पार्टिकल्स आ रहे हैं जो गर्म है। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन जो ऊपर ठंडे पार्टिकल होंगे उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वो कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो इस तरह से वो जो लिक्विड है वो गर्म हो रहा है। ऐसे अगर मान लीजिए हम यहां बात करें कि अगर मैं उसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, अगर हम यहां से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहां वाले पार्टिकल को हीट मिलेगी सबसे पहले, यहां जो पार्टिकल उसको हीट मिलेगी। अब ये पार्टिकल गर्म हो गया है, और गर्म होके क्या हो गया है, यहाँ हल्का हो गया, हम कहते हैं डेंसिटी इसकी कम हो गई है, वॉल्यूम बढ़ गई है, तो ये कहाँ राइज कर जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे जो है इसकी जगह क्या आएगा, एक ठंडा पार्टिकल, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। तो जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो इस तरह से गर्म हो रहा है। ऐसे ही एयर के केस में भी होता है। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से कॉमन एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो जैसा हम देखते हैं हमारे घर के अंदर, कमरों में, रूम्स के अंदर वेंटिलेशन के लिए बच्चों दरवाजे के ऊपर, डोर के ऊपर एक और स्पेस छोड़ा जाता है, जिसको हम सिंपली अपनी लोकल लैंग्वेज में रोशनदान बोल के कह देते हैं उसको ना। हाँ वही। तो वो किस लिए छोड़ा गया है, वहां से एयर का वेंटिलेशन हो सके, एयर क्रॉस हो सके। कैसे कि होता क्या है कि जब रूम की एयर गर्म हो जाती है, तो वो गर्म एयर, जो गर्म हवा है, वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के उस वेंटिलेशन में से, उस स्पेस में से निकल जाएगी। उसकी जगह कौन सी आवाज आती है, नीचे ठंडी आवाज आती है। ऐसे ही मैंने आपको क्लास में बताया एग्जांपल कि जनरली जो एसी होते हैं हमारे घर में, एयर कंडीशनर जो होते हैं, वो हाइट पे क्यों सेट करते हैं, उनको हाइट पे क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई रूम ही है इस तरह से, और इस रूम के अंदर एक एसी को जो फिट करते हैं, तो वो एक हाइट पे किया जाता है यहाँ, क्योंकि यहां कुछ इस तरह से होगा कि जब ये एयर कंडीशनर जो है वो अपनी ठंडी हवा देगा, तो जब यहां से कूल एयर आएगी, तो वो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो कहां जाएगी, नीचे जाएगी, तो पूरे रूम में फैलेगी। और गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ चुकी होगी, ठीक है, तो पूरा रूम ठंडा होगा। लेकिन अगर मान लो हम इसकी फिटिंग नीचे कर दे, ठीक है, विंडो या विंडो से नीचे कर दे, तो होगा क्या कि जो ठंडी हवा है वो और नीचे चली जाएगी, फ्लोर पे चली जाएगी, बट ऊपर तो ठंडी हवा होगी ही नहीं, फिर वो पूरा रूम इस तरह से ठंडा नहीं होता है। तो ऐसे ही यहां पर हम कह रहे हैं, यहां और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ क्या करती है, राइज करती है, जबकि जो कोल्ड एयर होती है वो फॉल डाउन होती है, नीचे की तरफ बॉटम में जाती है। ठीक है, तो जितने भी फ्लूइड है बच्चों, वो इसी मेथड से हीट करते हैं। ये हमारा चलेगा अभी इसमें कन्वेक्शन मेथड का। तो समझ में आया इतना कि हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बट यहाँ पार्टिकल का क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट भी होता है, कंडक्शन में मूवमेंट नहीं था। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए, जितना आप एग्जांपल से समझेंगे उतना ही चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी आपको। तो मैं कुछ और यहाँ कॉमन और अच्छे एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो सम एप्लीकेशंस पे अगर हम चलें, ठीक है, कन्वेक्शन मेथड के ऊपर। और ये किस पे बेस्ड है जी, बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर मेथड। तो बच्चों अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं लैंड एंड सी ब्रीज। तो कुछ बच्चों को यहां पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो एयर की साइकिल कंप्लीट होती है। देखिए क्या होता है कि मैं यहां पर सबसे पहले डे टाइम की बात करता हूं। तो बच्चों डे टाइम के ऊपर यहां पर हम दिखा देते हैं, एक तो ये खाली जगह हो गई जिसको लैंड बोल रहे हैं, ठीक है, और यहां इसके पास में ही वाटर है, समुद्र मान लीजिए, सी है यहाँ, ठीक है। अब होगा क्या कि जो डे टाइम के अंदर सन से जो लाइट आ रही है,
ठीक है, वो यहाँ भी जा रही है और इधर भी जा रही है। ठीक है, ये जो हीट है, अब जो लैंड होता है ना बच्चों, उसका हीट एब्जॉर्बिंग कंपैरेटिवली सी वाटर के ज्यादा होता है, ज्यादा जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से अपना टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ रहा है पानी का, लेकिन पानी के कंपैरेटिवली जो वाटर है, ये सॉरी जो लैंड है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है ज्यादा और यहाँ जल्दी टेम्परेचर को ये बढ़ जाता है, जबकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लग रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस होने में, चेंज होने में ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, सॉरी ज्यादा है, और यहाँ इसकी स्पेसिफिक हीट कम है लैंड की। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है इसका, फटाफट से राइज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो आसपास की एयर होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब ये एयर जो है हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होगी, तो यहां से अब क्या होता है कि जो ठंडी हवा है वो इधर चलने लग जाती है, कोल्ड एयर। तो दिन में डे टाइम के अंदर क्या हो रहा है कि जो हवा है वो C2 कहां जा रही है, लैंड जा रही है, C2 लैंड, एयर फ्लो कर रही है, कोल्ड एयर। ठीक है, तो लैंड के जो आसपास की जो एयर थी, वहां टेम्परेचर बढ़ जाने से, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने से वो हॉट हो गई और ऊपर हल्की होकर राइज होने लग गई। ठीक है, इसका अपोजिट अगर मैं बात करता हूं यहां एट नाइट में, अब लैंड ने जितना जल्दी टेम्परेचर को बढ़ाया, गेन किया था, रात में उतना ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है, जल्दी से हीट का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो अब यहां जो ये लैंड जो है ये जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर देखो, मैं मान लो यहाँ कुछ वैल्यू भी लिखूं, यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ डे टाइम में T1 इज ग्रेटर देन क्या था, T2 था बच्चों। अब यहाँ जो टेम्परेचर है अब T1, और C के लिए हमने जो टेम्परेचर लिखा है, इस टेम्परेचर को हमने लिखा है किससे, T2 से। तो अब क्या हो रहा है नाइट में कि T1 जो है वो लेस हो गया है किससे, T2 से। तो अब क्या होगा कि यहां जो एयर होगी, कहां, C के आसपास, ठीक है, ये जो एयर है ये गर्म हो गई है, क्योंकि पानी अभी इतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ है। तो यहां जो हॉट एयर है ये ऊपर की तरफ राइज होती है, और यहां से जो ठंडी एयर है लैंड से, वो किसकी तरफ चलने लग जाती है, सी की तरफ चलने लग जाती है। तो अब नाइट में क्या हो गया कि जो कोल्ड एयर है वो कहां से कहां फ्लो कर रही है, लैंड टू सी, इसको हम बोलते हैं लैंड और सी ब्रिजेस। ठीक है, तो एयर का फ्लो होना जनरली टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड होता है, और प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर भी यहाँ चेंज होता है ना, क्योंकि जो एयर ऊपर राइज होने लग गई तो वहां प्रेशर जो है वो कम हुआ है। तो प्रेशर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एयर जो है वो फ्लो कर रही है। अब कैसे फ्लो कर रही है, डे टाइम में, नाइट टाइम में, वो मैंने आपको इसमें समझाया इस एग्जांपल में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एयर है, जो फ्लूइड है, वो कौन से मेथड से हीट हो रहा है, कन्वेक्शन मेथड से। क्लियर है बच्चों? तो ये एक एग्जाम्पल था, एक एप्लीकेशन। आप और एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, बुक में अच्छी अच्छी एप्लीकेशन दे रखी हैं। मैं यहाँ एक और एप्लीकेशन पे चलता हूँ, और एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ यहाँ पर मानसून की, मॉनसून जिसको बोलते हैं। ठीक है, सुना हुआ है ये वर्ड भी आपका। तो देखिए हमारे यहाँ पर इंडिया में दो तरह से जो है बारिश होती है। ठीक है, रेन जो होती है वो विंटर में और समर में, तो दोनों में फिनोमिना वही यूज होता है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाके वो आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं आप ये चीज़ें, उसके पीछे का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, देखिए हम तो वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है जैसे यहाँ भी कि जो हमारे बड़े बड़े महासागर हैं, ठीक है, तो वहां पर जो एयर होगी वो कैसे, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से
अब मैं यही फिर से एक डायग्राम इसका ले लेता हूं, सी का और लैंड का ही। बच्चों यहां जो ये वाटर है, ये टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसका टेम्परेचर राइज होने से जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं एक मॉइस्ट एयर जो बन जाती है समुद्र के आसपास। तो यहाँ जो मॉइस्ट एयर है, वो मॉइस्ट एयर जो है किधर चलेगी, वो लैंड की तरफ चलती है ऐसे। भाई यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ जो वाटर है, टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ इसकी एयर जो है ऊपर की तरफ राइज होगी ऐसे, ठीक है, हॉट एयर यहाँ राइज होने लग गई। अब यहां से भी जो एयर आ रही है वो मॉइस्ट एयर है, उसमें भी वाटर वेपर्स है, लेकिन वो इधर आने लग गई, इधर फ्लो करने लग गई। अब जैसे जैसे वो इधर आती है तो यहाँ से उसको गर्म हवा और मिल जाती है ऊपर जाते हुए। अब वो गर्म हवा मिलने से ये इसकी जो मॉइस्ट एयर थी, तो वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा और ऊपर जाने लग जाता है। ये भी यहां से हम कह रहे हैं ये जो मॉइस्ट एयर है ये आ रही है लैंड की तरफ, ठीक है, और यहाँ उसको और हीट मिलती है तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में। अब जैसे जैसे वो हॉट एयर ऊपर जा रही है तो वर्क डन तो हो रहा है ना, यहाँ पर वर्क डन बाय हॉट एयर, जिससे क्या हो रही है, उसकी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। मतलब सिंपल में कहूँ तो जो गर्म हवा है वो क्या होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है जैसे जैसे और ऊपर बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसमें मैकेनिकल वर्क यूज हो रहा है, और वो वर्क कहाँ से मिल रहा है, उसको एनर्जी थी उसके पास हीट की फॉर्म में, तो हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ठंडी हो रही है। और ये हमें पता ही है कि जो वाटर वेपर था वो ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ वो जैसे जैसे हॉट एयर कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो रही है, ठंडी हो रही है, तो यहाँ जो वेपराइज स्टेट के अंदर जो हमारे पास वाटर वेपर थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कहेंगे हम, देखिए उन्होंने पहले बनाया क्लाउड की फॉर्मेशन बनाई, ठीक है, जो वो हॉट एयर ऊपर जा रही थी, अब ऊपर जाते जाते क्या हो गई, वो ठंडी हो गई है, तो जो हॉट एयर थी या जो वेपर थे वो ठंडे होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर अपने वेट की वजह से कहाँ गिरने लग जाते हैं, नीचे। यही है रेनफॉल, ठीक है। अब हमारे इंडिया के अंदर मैंने बताया समर में और विंटर में दो बार जो इस तरह से जो ये बारिश होती है, रेन ड्रॉप जो होती है, उसमें कहाँ से, ठीक है, जो मॉइस्ट एयर उठती है फिर ऊपर वो ठंडी होती है, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरता है, वो डिपेंड करता है। तो सिंपल अगर मैं लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो एक ही बोलते हैं ना, ईस्टर्न साइड से जो आती है जो एयर चल के, वहाँ ये जनरली अब सर्दियों में जो है उस टाइम में बारिश होती है, तो जिसको हम सिंपली लोकल लैंग्वेज में पूर्वा बोल देते हैं। हमारे जनरली जो बड़े पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो जनरली इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ईस्टर्न साइड से जो एयर फ्लो करके आ रही है और उससे जो फिर रेनफॉल होती है, तो वो जनरली कहाँ होती है, विंटर में होती है, विंटर में। तो यहाँ ये भी हम कह सकते हैं किसका एग्जाम्पल है, या जो हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो कौन से मेथड से हो रही है, कन्वेक्शन मेथड से हो रही है। यहाँ बच्चों एक और मैं एग्जाम्पल लूंगा जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए अर्थ है, और अर्थ जो है अपनी इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसको बच्चों पोलर एक्सिस बोलते हैं, और ये अर्थ का इक्वेटर, ठीक है। अब क्या होता है कि सन से जो लाइट आती है डायरेक्ट इक्वेटर पे, जिसकी वजह से यहां जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। फिर क्या होगा, यहां जो एयर है वो गर्म होके ऊपर उठेगी, उसकी जगह कोल्ड एयर पोल से किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ आने लग जाती है, ठंडी हवा। इसी को हम ट्रेड विंड बोलते हैं। तो यहां जो पोल से इक्वेटर तक एयर फ्लो कर रही है, ये भी किसकी वजह से,
कि हीट टेम्परेचर बढ़ने से जो एयर राइज हो गई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एयर का फ्लो बनता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल्स किस पे बेस बताए, कन्वेक्शन मेथड के ऊपर। तो ये हमारा एक सेकंड टाइप, इसमें कोई मैथमेटिकल आपने नहीं करना है, मैथमेटिकल हमारा कंडक्शन में था। तो यहां से आपका सेकंड मोड कंप्लीट होता है हीट ट्रांसफर का। आगे देखिए थर्ड एक मोड की बात करते हैं हम, जिसको बोलते हैं रेडिएशन। अब इसमें रेडिएशन में बच्चों क्या होता है कि हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है, और यहाँ कोई मीडियम प्रोपोगेट नहीं करता है, या मैं कहूँ तो ना कोई और सोर्स या जो हीट सोर्स है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी हीट सोर्स था, ठीक है, और यहां मान लीजिए ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर, या इसको आप सिंपल ये कह सकते हो हॉट सोर्स का मतलब यहां से हीट निकल रही है, हीट सोर्स, ठीक है। या फायर ले लीजिए यहां पर, तो क्या देखते हैं इसमें कि अगर हम फायर के आग के नजदीक भी होते हैं तो कुछ टाइम के बाद देखिए ना तो हम आग की तरफ जाएं और ना आग फायर हमारी तरफ आए, फिर भी हम थोड़ी दूरी पे रह के भी हम कुछ टाइम के बाद हॉट फील करते हैं, ठीक है, गर्माहट महसूस होने लगती है। तो इसका मतलब हीट उस फायर से हमारी तरफ भी आ रही है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में आ रही है, हीट की फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, हीट की फॉर्म में आ रही है और रेडिएशन से आ रही है, ठीक है। मैं इसका और एग्जांपल दूं तो सन से जो हीट आती है, तो सन से जो हीट आती है वो भी किसकी फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में आती है। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो रेडिएशन प्रोसेस में जो है हम कह सकते हैं हीट ट्रांसफर्ड कौन से मेथड से, बाय रेडिएशन, हीट ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन। और ये रेडिएशन बच्चों होती है, यहां लिख देता हूं मैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको बोलते हैं ईएम वेव्स, शॉर्ट में हम इसको EMW, 12th क्लास में पूरा यूनिट आता है ये, जहां हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए वेव्स जब बात आ रही है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वेव्स के बारे में। वेव्स हम पढ़ते हैं बेसिकली, एक होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव जिन वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दीज वेव्स रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन। इनको चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साउंड वेव, ठीक है, एक रूम में बैठे हैं और रूम में अगर मान लीजिए वैक्यूम हो, एयर ना हो, तो और आपके साथ एक और कोई बैठा है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप नहीं सुन सकते एक दूसरे को, बिकॉज जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव, और इनको चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैकेनिकल वेव हमने 11th क्लास में पढ़ना है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा, ऑसिलेशन एंड वेव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक होता है बच्चों मैटर वेव, इसका हम समझते हैं डी ब्रोगली वेव से, इसको हम डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। ये आपका केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आएगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डी ब्रोगली वेव, क्वांटम मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, जहां हम एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो डी ब्रोगली वेव इसके अकॉर्डिंग क्या था, देखो अभी थोड़ा सा बताऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पढ़ना है, ये भी हमारा पूरा 12th क्लास में चलेगा फिजिक्स में ही। इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी है, फिर वो चार्ज है या अनचार्ज है, अगर वो मूविंग कंडीशन में है, तो वो पार्टिकल के साथ साथ बच्चों एक और नेचर शो करता है, जिसको बोलते हैं उसका वेव नेचर। मतलब एक चलता हुआ पार्टिकल, पार्टिकल तो है ही है,
दूसरा एक और नेचर शो करता है जिसको बोलते हैं उसको वेव नेचर, तो इसको बोलते हैं मैटर वेव। अभी मैं बता दूं डी ब्रोगली वेव के लिए जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वेवलेंथ h अपॉन में mv से लिखते हैं। m उस पार्टिकल का मास हो गया, v उसकी वेलोसिटी हो गई, लैम्डा उसका वेवलेंथ हो गया, और h को बोलते हैं बच्चों यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू याद रखिएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कितनी वेव बताई मैंने? दो, फर्स्ट सेकेंड, एक और थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शॉर्ट में इसको EMW, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। तो जो सन से लाइट आ रही है ना, जो रेडिएशन आ रही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो बल्ब है, हमारे रूम में जो बल्ब लगा हुआ है उससे जो लाइट आ रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन आपने सुना होगा, हीट रेडिएशन, तो वही है ये, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बात करते हैं तो जैसे रेडियो वेव का एग्जांपल दे सकते हैं हम, जो मोबाइल से कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन में जो यूज होती है, रेडियो कम्युनिकेशन में जो यूज होती है। माइक्रोवेव्स, माइक्रो ओवन, खाना बना जहाँ पर गर्म करते हैं वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है। तो ये सारा डिटेल में आएगा हमारा फिर से 12th क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ तो विजिबल है, विजिबल लाइट में हमारा पूरा विबग्योर आ जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की, रेड से ऊपर इंफ्रारेड। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वोलेट की, वोलेट से नीचे अल्ट्रावोलेट। विजिबल है, फिर यूवी रेडिएशन है, फिर एक्स रेज है, गामा रेज है, ये सब क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अलग अलग पर्पज में इनका यूज होता है। तो ये है रेडिएशन का। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो कौन से मेथड से होती है? रेडिएशन से। अब इसके बारे में अगर हमें चीज पता होनी चाहिए तो ये जरूर पता हो, एक तो फास्टेस्ट क्विकेस्ट प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की, ठीक है, फास्टेस्ट प्रोसेस होती है ये हीट ट्रांसफर की। दूसरा हम क्योंकि यहाँ पर जो कितनी स्पीड से, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड होती है वही है ये स्पीड। तो सबसे तेज हीट ट्रांसफर करने का ये मेथड होता है रेडिएशन। दूसरा, इसको मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मेटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम है तो भी चलेगा, वैक्यूम में भी चलती है ये, ठीक है। हाँ, मीडियम में जाने पे इनकी स्पीड चेंज होती है। मीडियम में जाने पे याद करो, आपने 10th क्लास में दो मीडियम, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम पढ़ा होगा। डेंसर में यहाँ अगर वाटर ले लेता हूँ तो सन से जो लाइट आ रही है वो रेरर से अगर डेंसर में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है ना, रेरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती है, बट चलेगी फिर भी वो यहाँ पे। तो ये होता है बच्चों इसमें हीट रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है इसमें, ये जो IR लिखा हुआ है ये हीट रेडिएशन ही होती है। विजिबल लाइट हमारे को देखने में हेल्प करती है, पूरे जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली 3 मोड्स थे। कौन कौन से थे? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में है नहीं, जैसे कि वेन्स लॉ है, किर्चॉफ्स रूल है, इसके अंदर हीट बॉडी रेडिएशन, हॉट बॉडी रेडिएशन है, ठीक है। वो चीजें हमने अभी नहीं करनी है। तो एक बार थ्योरेटिकल पार्ट है, बुक से रीड करना है, इसकी एप्लीकेशन, कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस को, रेडिएशन को पढ़ना, और ये आप नोट कर लेना, ज्यादा कुछ अभी नहीं करना है। क्या बताया मैंने? मैकेनिकल वेव आपने 11th क्लास में पढ़ना है, और ये दोनों वेव, मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों आपने 12th क्लास में पढ़ना है। तो चलिए आज यहाँ तक करते हैं, बाकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक दिन का क्लास और लूंगा मैं, उसके बाद कंप्लीट ये वाला ट्रांसफर ऑफ हीट का पार्ट।